कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 9 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं और इस प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि x और y ये दो चर होते हैं। इन दो चर का उपयोग करते हुए हमें कोई भी समीकरण का निर्माण करना है और समीकरण के माध्यम से जैसे ये आ गया तो इस समीकरण का उपयोग करते हुए हमें कई बार ग्राफ का निर्माण भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसके माध्यम से दो अक्षर का मतलब ये होता है। अब ये प्रश्नावली आप पढ़ते हो डिट्टो सेम टू सेम, ये कि ये प्रश्नावली आपके कक्षा 10 में भी ये काम आएगी, लेकिन क्या होता है कि हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए 10 में इसको बेसिक को समझ नहीं पाते और हम फिर लास्ट में ये प्रयास करने लग जाते हैं कि कैसे न कैसे मोस्ट सवाल बताए जाए। और मोस्ट सवाल की जब श्रृंखलाएं चलने लग जाती है तो हम क्या होते हैं कि मैथ्स के मूलभूत ढांचे से दूर हो जाते हैं। तो हमें बेसिक में आपको सिखाने के लिए 9th की वीडियो लेकर आया हूँ कि कई बच्चों को ये समस्या होती है, शायद ये दूर हो जाए। तो देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, इसके ये बिंदु अगर आपने याद कर लिए तो मैं कह रहा हूँ कि कक्षा 10 के लिए तो बहुत बढ़िया आपका ये कार्य हो गया। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये समीकरण है दो चर वाला। मैंने भी यही बताया था ax + by, इसमें लिखा +c = 0। इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि जो a है ये तो कोई वैल्यू है, नंबर आ सकता है, b भी कोई नंबर आ सकता है और चिन्ह प्लस दे रखा है। यहाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी प्रश्न अनुसार चिन्ह आ सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये x और y रहने चाहिए। यहाँ पर प्लस भी आ सकता है या माइनस, जैसे 7x - 3y - 7 = 0। ये सवाल आ सकता है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कि नहीं है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि दो चर का मतलब हमेशा मुख्य फोकस हमारा किस पर रहेगा, x और y पर। अब ये कह रहा है कि के रूप में समीकरण है जिसमें ABC तो वास्तविक संख्या है, a और b दोनों शून्य नहीं है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कब होगा, ये तब होगा जब इसमें x और y दोनों उपस्थित है। और x और y दोनों जब उपस्थित रहेंगे तो a का मान अपने आप ही 0 नहीं रहेगा, a का मान 0 होगा तभी तो x और y अनुपस्थित रहेंगे। इसका मतलब x और y प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों a और b वास्तविक संख्याएं ABC, इनका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने मान अलग लिखकर आपको बताया। अब ये कहता है कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, कई बार ABCD में सवाल आता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, और दो चर वाला जो प्रत्येक रैखिक समीकरण उसका हल किस प्रकार का होता है, एक सरल रेखा का। अब देखो ये जो फंडामेंटल छोटी मोटी चीजें ये हमें पता होनी चाहिए। पता का मतलब है कि ये कह रहा है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण उसके अपरिमित हल होते हैं, जैसे ये लिख दो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब इसके अपरिमित हल कैसे, अपरिमित हल का मतलब होता है अनंत। आप सबसे पहले y को या x को जो आपको अच्छा लगे उसको उधर भेज दो। अब हम अगर किसी टेबल का निर्माण करते हैं, अर्थात टेबल के माध्यम से हमें ग्राफ का निर्माण करना होता है, जो ये कह रहा है कि इसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा आती है। आप y का मान अगर 1 रखते हो, उत्तर कितना आता है, 6। अगर आप y का मान 2 रखते हो, उत्तर कितना आता है, 5। अगर y का मान आप 3 रखते हो, उत्तर कितना आता है, 4। अगर y का मान आप 4 रखते हो, उत्तर कितना आता है, 3। अगर y का मान आप 5 रखते हो, उत्तर कितना आता है, 2। मेरे कहने का अर्थ है आप उसके बाद में 6, 7, 8 भले ही उत्तर माइनस में आए, लेकिन आप रखते जाओगे और अनंत हल प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इसने बहुत अच्छी लिखी है कि दो चर वाले जो भी रैखिक समीकरण होते हैं उसके हल अनंत होते हैं, और दो चरों वाला प्रत्येक रैखिक समीकरण है उसका आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें कभी मिस्टेक नहीं रहे, हमारा डाटा बहुत अच्छे से सोल्व हो सके। अगली लाइन, आगे की जो लाइनें हैं ये तो इतनी खतरनाक लाइन है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो इनको देखो, ये कह रहा है कि जहां पर x = 0 आती है वो y अक्ष का समीकरण है, और जहां पर y = 0 आता है वह x अक्ष का समीकरण। बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपको किसी भी प्रकार जब भी, जैसे मान लो कि जो वैल्यू देते हैं हमें, जैसे x का मान, जैसे मैंने ये लिख दिया 5 और 0, और लिख दिया 0 और 4, यहां पर y का मान 0 हो रहा है, ये देखो
इसका मतलब ये किसका समीकरण है, एक्स एक्सिस का। यहां पर x का मान 0 आया, ये इसका मतलब ये किसका समीकरण है, y अक्ष का समीकरण। ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जब किसका मान 0, जब x का मान 0 का होता है तो y अक्ष पर समीकरण जाता है, और जब y का मान 0 होता है तो x अक्ष का समीकरण जाता है। अब ये कैसे जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं भी आपको बता दूंगा। और जब x बराबर a आलेख है वो y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और y बराबर a आता है तब x बराबर a के समांतर एक आलेख प्राप्त होता है। देखो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखना है, इसको मैं पहले साफ कर रहा हूं। जब भी हम सवाल कर रहे हैं तो देखो ये आपने एक लाइन यहां खींच दी, इसी प्रकार क्या करना, आपको लाइन ऐसी कैसी यहां खींचना है। लाइन खींचने के बाद में आप ये भली भांति से समझ रहे हो कि ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये 0 है। तो यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में आप यहां देखोगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है कि नहीं। अब जैसे सवाल आता है 4 0 5 0 6 0 3 0, अब जो पहला मान है वो 4 किसका है, x का, ये x है, ये x का 4, y का मान 0 तो यही रह गया। कुल मिलाकर ये जो समीकरण बन रहा है ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, भाई यहां पर है कि नहीं। इसी प्रकार 5 0 यहाँ आ गया, 6 0 ये आ गया। इसका मतलब जब y का मान 0 आता है तो समीकरण किसका आएगा, x अक्ष का। पूरा समीकरण x अक्ष पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पूरा समीकरण x अक्ष पे बन रहा है। भले ही इसके समांतर ये कह रहा है कि x का मान अगर कुछ आएगा, ये देखो, तो ये जैसे सारा x का मान आए तो ये जो आलेख बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो किसके समांतर बनेगा, ये देखो y x के समांतर, ये y का है और इसके समांतर बनेगा जब आपको x की वैल्यू दी गई होगी। ये पैरेलल अपन एक वैल्यू मान सकते हैं, इस प्रकार हमारे आता है। ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता। अब देखो आ गया, अगर y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से जाने वाली, अगर y बराबर mx होता है, इसको हम प्रवणता के रूप में बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, और ये जो समीकरण होता है ये मूल बिंदु से जाने वाला समीकरण होता है। कभी भी आप देख लेना, अगर इस प्रकार का समीकरण आए y बराबर 4x, m का मान 4 है, y बराबर 5x, y बराबर 7x, तो ये मूल बिंदु से जाने वाला समीकरण है। और दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है, इसके प्रत्येक बिंदु के समीकरण का हल होता है। रैखिक समीकरण प्रत्येक हल रैखिक समीकरण आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, और इन्हीं चीजों के माध्यम से ये सवाल होता है। ये हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपकी अब ड्यूटी ये रहेगी कि जितना अच्छा हो सके आप इनको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़कर इनको अच्छे से अच्छे याद करने का आप प्रयास करो। अब देखो, अब आगे हम पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि दो चरों के जो रैखिक समीकरण होते हैं, आखिर इनके आलेख के निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। आलेख का मतलब हुआ कि आखिर हम इनके ग्राफ का निर्माण कैसे करना है। जैसे ये सवाल दे रखा है और ये सवाल भी दे रखा है, इन दोनों सवालों से हमें ग्राफ का निर्माण करना है। अब जब भी ग्राफ का निर्माण करते हैं, सबसे पहला हमारा कार्य ये रहता है, कोई भी क्वेश्चन होता है और उसके अगर ग्राफ का निर्माण होता है तो उसकी हमें एक टेबल का निर्माण करना पड़ता है। किसका निर्माण करना पड़ता है, टेबल। जैसे ये टेबल है। अब टेबल का निर्माण किस प्रकार करते हैं, कैसे होता है, ये मैं छोटी छोटी जानकारी पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, जैसे ये सवाल आ गया x + 2y = 7। अब हमें इसे सरल करना है, तो x और y के जो दो समीकरण हैं, ये x और ये y, आप चाहो जिसे इसको इधर भेज सकते हो। जैसे मैं भेज रहा हूं x = 7 - 2y। ये क्यों भेज रहा हूं, 2y को मैंने क्यों भेजा, 2y को इसलिए भेजा कि जो x का मान है वो डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा, किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रश्न और अच्छी तरीके से सरल हो सके। जैसे यहां पर दे रखा y का मान 3, यहां पर दे दे y का मान 2। ये अलग सारणी है, आप इस सारणी पर मत जाना, हम ये नई सारणी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपने y का मान रख दिया 1, क्या रख दिया 1, जब y का मान आप 1 रखते हो तो मुझे बताओ यहां पर आप रखोगे, और जब 2 से 1 गुणा होकर 2 और 7 में से 2 जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 5। तो मुझे बताओ x का मान कितना आया 5। इस प्रकार आपको टेबल बनानी है, और जब भी आपको टेबल बनानी है तो आपको मैं, जैसे मैं इसका सरलीकरण इसको मैं ऐसा कर देता हूं, तो आपने y का मान क्या रखा 1, तो x का मान कितना आया 5। अब आप इसी प्रकार और रख दोगे, अब की बार आप y का मान कितना रखोगे 2 रख दोगे। तो हमारा सवाल क्या है, x बराबर 7 माइनस 2y, और ये 2 है तो ये लिख दिया 2, और 2 को 2 से जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 4, और 7 में 4 जाएगा कितना आएगा 2। तो y का मान जब 2 रखा आपने तो बताओ x का मान कितना आया 3। इसी प्रकार अब आप y को मान कितना रखना, आपको कितना रखोगे 3। तो सवाल वही, और 2 को 3 से जब गुणा करोगे कितना आएगा 6, और 7 में से जब 6 जाएगा कितना रहेगा 1। ये हमारी सारणी, इस प्रकार आपको क्रमागत रूप से बनाना है, प्रयास करना है और एक सारणी का निर्माण करना है। और सारणी के निर्माण के बाद में आपको क्या करना है, वो करना है आपको फिर इनके ग्राफ का निर्माण। अब बोले भाई ग्राफ का निर्माण कैसे होता है। जब भी ग्राफ का आपको निर्माण करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 रेखाएं खींचनी, ये ऐसी तीर वाली रेखाएं खींचने के बाद में आप इनको इस प्रकार कर सकते हो। और उसके बाद में आपको ये भी पता है ये x अक्ष की है, ये x डैश की है, ये y की है, ये y डैश की है। ये जो बिंदु है ये मूल बिंदु है, हम इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4। जब ग्राफ पे जाता है तो आप अपने आप निरूपित कर दोगे, कभी भी कोई समस्या आपको नहीं प्राप्त होगी। ये सारे मान आपके किस में रहेंगे, माइनस में, माइनस -3 -4 -5। ये जो सारी चीजें रहेगी हमेशा ग्राफ में रहेगी। अब देखो, अगर आपने x का मान 5 माना तो बोलो y का मान कितना आएगा 1। ये x का मान है, ये y का मान है। अगर आपने x का मान 5 माना तो बोलो y का मान कितना आएगा 1, और ये आप घोड़ा लगाकर यहां लिखोगे। इसी प्रकार जब आपने x का मान 3 माना तो y का मान कितना आएगा 2। इसी प्रकार जब आपने x का मान 1 माना तो y का मान कितना आया, सॉरी x का मान आपने 4 माना तो y का मान कितना आया। देखो एक बार वापस देख लेते हैं, ये 5 माना आपने x का तो ये 1 प्राप्त हो गया, जब 3 माना तो 2 प्राप्त हो गए, और 4 माना तो आपको कितने प्राप्त हो गए 3, सॉरी 3 माना आपने जब 1 प्राप्त हुआ, ये देखो। और इस प्रकार आप, ये थोड़ा हो सकता है बिंदुओं का आगे पीछे आप जब तय करोगे तो आपको एक सरल रेखा में एक ग्राफ आपको मिलेगा। और आप इस देखो, इसको वापस सॉल्व कर लो, 0 आएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस प्रकार आपके ग्राफ का निर्माण हो। अब हमें ऐसा कैसा है ग्राफ, इसका निर्माण करना है। अभी मैंने कुछ समय बताया कि इसके अपरिमेय होते हैं, ये समीकरण होता है, और आप इसको ऐसे लिख दोगे तो ये क्या पाओगे, जब 1 मान रखोगे y का तो x का मान होगा 6। इसी प्रकार आप y का मान कितना रखोगे, ये x है ये y, 2 रख दिया तो रो रख दिया तो कितना आएगा 5। जब 3 रखा तो कितना आया 4, जब 4 रखा तो कितना आया 3, ठीक है। जब 5 रखा तो कितना आया 2। ये मान आते हैं, और इन्हीं मानों को आपको इसी प्रकार ग्राफ में दर्शाने का प्रयास करना, इसलिए मैं जल्दी लेकर आया हूं। कैसे दर्शाते हैं वो भी देखो, इस पेन से दर्शाते। x का मान 6 और y का मान कितना है 1, ये 6 है ये 1 है, ये घोड़ा लगा दो। 5 और 2, 4 और
3, ठीक है, 3 और 4, 2 और 5, और आप इनको मिलाओगे तो हमेशा ये एक सरल रेखा में समीकरण बनेगा। इसलिए कहते हैं जब दो चरों वाला एक समीकरण होता है वो हमेशा एक सरल रेखा का निर्माण करता है, और ये चीज हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखो और आगे अध्ययन करते हैं। अब ये सवाल आए हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसमें प्रत्येक का ग्रुप आलेख बनाना है। आलेख क्या होता है? यह होता है आप ग्राफ, ये निर्माण करना मैंने आपको बताया। जब भी ग्राफ का निर्माण करना है तो आपको दो कार्य करने हैं। सबसे पहले तो आपको टेबल का निर्माण करना है। टेबल का जब निर्माण हो जाता है उस टेबल के आधार पर हमें क्या करना है, ग्राफ को बिंदुओं के माध्यम से निरूपित करना पड़ता है। कई बार पैमाना भी लेना पड़ता है, लेकिन आपके यहाँ पर पैमाने की इतनी आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में आपको उसको ग्राफ में निरूपित करना है। अब बात आती है टेबल कैसे निर्माण करते हैं, पैमाना कैसे बनाते हैं, और उसके बाद में ग्राफ का निर्माण कैसे करते हैं, वो हमें आपको आना चाहिए। जैसे ये पहला सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इनका प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा। दूसरा सवाल है, ये आगे लिख रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इस एक्स को चाहे वाई को, दोनों को एक साइड लेकर आना है। जैसे ये मैं लेके आ गया, इधर एक्स है, इधर भी एक्स है। अब आपको क्या करना है, इनमें सॉरी, अब आपको क्या करना है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे y की जगह आप 1 रखोगे तो बताओ x का मान कितना आएगा, 3। तो यहां पर एक टेबल बना दो, x का और y का। y का 1 रखा, x का मान कितना आया, 3। अब आपने y का मान कितना रख दिया, 2, तो x का मान भी कितना आया, 2। अब आपने क्या किया, x का मान, y का मान 3 रख दिया, x का मान कितना आया, 1। ये टेबल बनती है। इसी प्रकार आप यहां रख लो, y का मान 1 रखा, x का मान कितना आया, 3। y का मान 2 रखा, x का मान कितना आया, 4। y का मान 3 रखा, x का मान कितना आया, 5। ये टेबल बनी कि नहीं बनी? आपका मेन टारगेट है कि अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो आप मैथ्स के बहुत अच्छे स्थिति में आ रहे हो, और निस्संदेह मैं ऐसे कह सकता हूं कि आप वो बच्चे हैं जो पढ़ना जानते हो। बाकी 9th में अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में आपको जब ग्राफ का निर्माण करना है तो आपको ऐसी लाइनें खींचनी है। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y, इनको निरूपित करना है। इसको मूल बिंदु मानना है, ये बिंदु मानते हुए आपको इस कार्य को सरल करना है और प्रयास करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ये सवाल वापस करवा दूंगा। अगला सवाल, अब ये दूसरा सवाल आपको करना है। मूल, जैसे मैंने आपको बताया y बराबर 2x, ये मूल बिंदु से जाने वाली और 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण लिखना है। इसका मतलब आपको जब x का मान 2 रखो तो y का मान कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। बात समझ में आई नहीं? तो इस प्रकार आपको समीकरण को निरूपित करना है कि जैसे यहां पर आप रख देते हो 2, कितने रख देते हो, 2, तो आपको y का मान कितना आना चाहिए, 14। जैसे y बराबर 7x लिख दिया आपने, रखा कि नहीं रखा, तो y बराबर 14 आया। कब आया, जब आपने x का मान 2 रखा। इस प्रकार आप और प्रयास करना, और भी आप रखोगे तो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रयास करना है कि 14 कैसे आए। और जब 2 और 14 आ रहे हैं इसका मतलब वो समीकरण 100% उससे गुजरेगा, ठीक है नहीं। इसको आप और भी लिख सकते हो, जैसे y बराबर x प्लस 7, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 9। x का मान 2 रखा तो ये 2 को 3 से गुणा किया, 6, 6 9 कितने हो गए, ये हो गए 15। तो हमें क्या चाहिए, 14 चाहिए, तो ये 2x लिख दो, या और जैसे ये 6 आया तो यहाँ कम जोड़ दो, 8 जोड़ दो, ठीक है कि नहीं। तो ये 14, ये समीकरण हमें बनाना है। आप ये मत सोचना ये लिखे हुए उत्तरों में दिक्कत है, नहीं, इस प्रकार के समीकरण का निर्माण आपको और हमको करना है। ये बहुत अच्छा सवाल, ये कह रहा है कि ये जो बिंदु 3, 4 समीकरण है इसके आलेख पर स्थित है, आपको a का मान ज्ञात करना है। आपके ये सवाल वेरी मोस्ट बनता है क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे निकालते, जबकि जितना ये इजी है उतना कोई इजी नहीं है। आपको क्या करना है कि इन बिंदुओं को इसमें रखना, जैसे 3y बराबर ax प्लस 7। मुझे बताओ y का मान इसमें कितना है, 4, a का मान कितना है,
3, x का मान ये 7। ठीक है, अब देखो मैं बीच में कुछ चिन्हों को भूला हूं मैं, तो वो आपको नहीं बोलना है, वो है यहाँ बराबर। तो ये हो गया 12 3a प्लस 7, इस 7 को आप इधर लेकर आ जाओ, तो 12 माइनस 7 बराबर 3a, और 12 में से 7 गए 5 बराबर 3a, और a का मान आ जाएगा 5/3। तो बोलो बात समझ आएगी नहीं? इस प्रकार इन सवालों का सरलीकरण होता है, और ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे का सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बस आपको थोड़ा सा सवाल को मेंटेन करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि इस सवाल को हम किस प्रकार कर सकते हैं, और अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। अब कैसे समझना है आपको वो मैं बता रहा हूं। अब देख, ये फ़ारेनहाइट और इसके बीच का संबंध है सेंटीग्रेड का। किताब वाला कह रहा है x को फ़ारेनहाइट y का मानकर ऊपर दिए रैखिक समीकरण का आपको आलेख खींचना है। ठीक है भाई, खींच देंगे, लेकिन ये कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये जो c है इसका मान कितना आएगा 30। तो देखो हमारे पास ये सवाल है और c की जगह ये क्या कह रहा है 30, तो आपको किसका ज्ञात करना मान? फ़ारेनहाइट। तो पाउड आता है आपको 6 का, 9 5 का, 6 बार गया, और 9 को 6 से आप गुणा करोगे कितना आएगा 54, आगे 32, और 32 को और आप 52 इसको जोड़ोगे तो 86 आएगा। बताओ फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी? इसी प्रकार ये सवाल है आपके, फ़ारेनहाइट का मान कितना है 95, तो आपको यहां लिख देना 95 बराबर 9/5 c प्लस 32। अब हमें c की वैल्यू याद करनी है, 32 को आपको इधर लेकर आना है, तो ये मैंने लिख दिया 32, तो ये आ गया 9/5 c, और इसमें से आप 32 घटाओगे तो कितना रहेगा? तो ये तो आ गया 3, और ये कितना आ गया 6। ठीक है, और इनको जब हम सरल करेंगे तो 9 तो इसके नीचे आ जाएगा और 5 इसके गुणा में बराबर c। 9 का पाउडर आपको आता होगा कितनी बार जाता है? 7 बार। और इसी प्रकार जब आप 7 को 5 से गुणा करोगे तो हमारा c आ जाएगा, और वो आएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो दोनों सवाल आएगी नहीं? सेम ये कि ये सवाल यही है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है और ये देखना है कहां पर क्या स्थिति है, और ये सवाल आपको करने का प्रयास करना है। बहुत अच्छे सवाल है ये, हालांकि इससे महत्वपूर्ण पहले का सवाल भी अच्छा था। अब आप इसको पढ़ो, x और y के समांतर रेखा जो होती है उनके समीकरण क्या होते हैं? वो होते हैं ये। अभी हमने पढ़ा कि x का समीकरण क्या होता है जब y का मान 0 आता है, और जब y का मान 0 आता है तो वो समीकरण हमेशा क्या है कि यहां पर बनेगा। जैसे ये लाइन x की है तो y का मान 0 है, तो वो इसे उठेगा नहीं, तो हम जब समांतर रेखा की परिकल्पना करेंगे तो इसका मतलब है वो समीकरण हमेशा y के समांतर आएगी जब y का मान 0 आएगा, और जब x का मान 0 आएगा तो वो समीकरण हमेशा x के समांतर आएगा। ये चीज आपको छोटी छोटी चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। ये अलग अलग बिंदु हैं, सारे x के हैं अपने आप, ये क्योंकि y का मान 0 है तो ये सारे समीकरण x अक्ष पर ही चलने का प्रयास करेंगे। अभी हम इसको और आगे ये देखो सरल करके बताएंगे आपको। अब आप इस चीज को समझो। जैसे देखो, आप सबसे पहले ये समीकरण देखो, इसको सबसे पहले तो आपको हल करना है, तो हल करना आता होगा ना? चलो कोई नहीं, फिर अभी हम सीख लेते हैं। इस x को आप इधर लेके आ जाओ, इस 1 को आप उधर भेज दो, ये x आ गया, ये आ गया। इस x बराबर -4 को आपको रेखा पर निरूपित करना है। तो मैंने आपको कहा जब भी हम सवाल करते हैं तो हमारा पहला काम यही रहता है कि हमें सरल रेखा का निर्माण करना पड़ता है नहीं पड़ता है? वो देखो मैं कर रहा हूं, जैसे ये रेखा, ठीक है। ये रेखा बनाने के बाद में आपको पता है कि ऐसी की रेखा आप यहां पर भी बना सकते हो, जैसे यहां बनाई हुई है। तो ये जो 0 है ये हमारा मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
और इसके बाद में ये तो प्लस वाले आ गए और ये कौन से वाले आ गए, -4, और ये -x बराबर -4 आ गया, तो इसको यहाँ पर निरूपित करना है। तो बोलो निरूपित करना कठिन है क्या? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बशर्ते हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात ये आई, जब तुलना करेंगे तो समीकरण ये बन रहा है, x बराबर -4 यहाँ पर सीमित हो रहा है, इसका मतलब वो लाइन ये है, इसलिए ये जो समीकरण बनेगा हमेशा किसके समांतर बनेगा, yx। मतलब आपको -4 को -4 रखना है, बाकी इनको मान 0, 2, 3 आप कैसे भी बढ़ाओगे तो समीकरण हमेशा जैसे 4, 2, 4, 3, 4, 4 ऐसे आएगा, और ये समीकरण हमेशा किसके समांतर आएगा, y के समांतर। और कार्तीय तल में हमेशा निरूपित हमें इसी प्रकार ही करते हैं। अब ये सवाल आपको करना है, जैसे अभी कुछ समय पहले हमने इसका ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। तो देखो ये कैसे आएगा, x बराबर देखो 2x + 9 बराबर 0, तो 2x बराबर -9, x बराबर -9/2, और 9/2 में आप भाग दोगे तो आपके आएगा 4.5। मतलब जो रेखा 4 और 5 के बीच में रहेगी उस पर हमें इसको निरूपित करना है, और ये तय करना है कि किस अक्ष के समांतर जाएगी। इसी प्रकार ये है ज्यामितीय निरूपण करना। ये तो y बराबर 3 ही है, जैसे y बराबर हमारा भी कुछ समय पहले x बराबर -4 आया ना, वैसे आप एक ऐसी लाइन खींचोगे और यहाँ पर जब -3 आएगा तो वो इस प्रकार इसके अक्ष के समांतर समीकरण बनेगा। ठीक है, ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है और इस प्रकार आपको ध्यान देते हुए अध्ययन करना है।